हेलो बच्चों, कैसे हो सब लोग। मैं तरुण प्रताप और आप सभी का स्वागत है अड्डा 24/7 में। और इस सेशन में, ये सेशन बच्चों ज्योमेट्री के एक छोटे से पार्ट लेकिन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट को एक्सप्लेनेशन देगा। मतलब आज मैं आपको बताने वाला हूं कि ज्योमेट्री में सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल यानी कि सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल का बेसिक लॉजिक क्या है और सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल का यूज कैसे करना है, और क्या हमारे प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन सीजीएल, सीएचएसएल या किसी भी एग्जाम में, चाहे वो रेलवे एग्जाम हो, उसमें अगर आए हैं तो सिमिलरिटी क्वेश्चंस कैसे आते हैं और उन्हें हम कैसे सॉल्व करते हैं, ये कंप्लीट लॉजिक आज के सेशन में आपको बताऊंगा। ज्योमेट्री एक बहुत बड़ा पार्ट है बच्चों। ज्योमेट्री में लाइन्स एंड एंगल्स भी है, ट्राइंगल में सेंटर ऑफ ट्राइंगल है, एरिया ऑफ ट्राइंगल है, सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल है, कन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल है। इसके बाद सर्किल एंड टेंजेंट भी है, वृत्त और उसकी स्पर्श रेखा, और हमारा क्वाड्रिलेटरल भी है। अब उन सारे पार्ट्स को एक साथ ना बताकर आज मैं आपको सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल यानी कि त्रिभुज में समरूपता के बारे में बताऊंगा। पहले इसके लॉजिक को समझते हैं, आराम से डिटेल्ड बेसिक के साथ बताऊंगा। कुछ क्वेश्चंस में आपको प्रैक्टिस भी कराऊंगा। और बच्चों, सिमिलरिटी ऐसी चीज है जो सर्किल में भी यूज होगी, मेंसुरेशन में भी यूज होगी। यानी कि ये इंपॉर्टेंट जो है टर्म है, जल्दी समझ में नहीं आता है। एक तो वैसे भी हम लोग ज्योमेट्री से दूर भागते रहते हैं कि अरे एडवांस मैथ कौन पढ़े, ज्योमेट्री कौन पढ़े, लेकिन इसका वेटेज एडवांस मैथ आज की डेट में 50% वेटेज पर पहुंच चुका है। तो एडवांस मैथ को अब इग्नोर नहीं किया जा सकता। तो चलो टाइम बर्बाद ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज की बात को और बात करते हैं सिमिलरिटी है क्या, होता क्या है, डेली लाइफ में इसका क्या यूज है और हमारा क्या यूज है जो हम एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। चलो, तो बच्चों सिमिलरिटी, यहां पर दो नाम आपको समझने पड़ेंगे। एक नाम आता है बच्चों साइज और एक नाम है शेप। ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। अगर दो ऑब्जेक्ट सेम शेप के हैं तो वो सिमिलर कहे जा सकते हैं। जैसे, और जरूरी नहीं है ये ट्राइंगल में हो, मैं आपको सिमिलरिटी के बेसिक से ट्राइंगल की सिमिलरिटी के पास लेकर चलता हूं। बच्चों, मैंने एक सर्किल बना दिया, ओके, और एक बड़ा सर्किल बना दिया। दोनों की रेडियस, दोनों की त्रिज्या अलग है, दोनों का साइज अलग है। आप देख के बोल सकते हो सर ये सर्किल बड़ा वाला है और ये सर्किल छोटा है, लेकिन दोनों के शेप को क्या कहोगे? अगर मैं आपसे कहूं इनके शेप को क्या कहोगे, तो आप कहोगे सर ये भी सर्कुलर है, ये भी सर्कुलर है, मतलब ये भी वृत्ताकार है, ये भी वृत्ताकार है। तो साइज तो डिफर हो सकता है लेकिन शेप डिफरेंट नहीं हो सकती। आ जाओ, अब ट्राइंगल की बात करूं। मैंने कहा बच्चों ये एक ट्राइंगल है, ए, बी और ये सी, और एक और ट्राइंगल पी, क्यू, आर। तो सेम लॉजिक यहां पर लगेगा कि सर इन दोनों का साइज तो डिफरेंट है, भाई साइज तो अलग अलग है, लेकिन शेप, इसकी शेप को क्या कहोगे? ये भी ट्रायंगुलर है, ये भी ट्रायंगुलर है। तो कहने का मतलब क्या है कि सिमिलरिटी में जब हम सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल की बात करेंगे तो हम दोनों ट्रायंगल के शेप के साथ साथ साइज पर शेप पर ध्यान देंगे। ओके, अच्छा, तो ये तो छोटी सी बेसिक बात रही कि अगर जनरल वे में कोई पूछ ले तो क्या है, क्या डेली लाइफ में सिमिलरिटी का कोई यूज है? तो चलो अब कुछ डेली लाइफ एग्जांपल मैं आपको बता देता हूं। अगर डेली लाइफ एग्जांपल की बात की जाए, हाइट ऑफ द बिल्डिंग एंड ट्रीज। अगर हमारे सामने कोई बिल्डिंग है बहुत ऊंची, बुर्ज खलीफा नाम सुना होगा, उसकी हाइट को कैसे नापेंगे? अगर किसी ने कहा चलो इसकी हाइट नापो, तो क्या करेंगे सर? इंची टेप लेकर उसके बेस से स्टार्ट करेंगे, लाइन खींचते चले जाएंगे। क्या ऐसा नापा जाता है? या उसके बराबर में सर लकड़ी जो है रस्सी लटका लेंगे हेलीकॉप्टर के बराबर से, और बेस से एक रस्सी रखेंगे, ऊपर तक रस्सी जितनी लंबी होगी बाद में रस्सी की लंबाई नापने लेंगे। ऐसा भी नहीं है। मतलब बहुत बड़े बड़े ऑब्जेक्ट हैं, उनकी लंबाई, पहाड़ों की लंबाई कैसे नापोगे? फिर चलो ठीक है, हेलीकॉप्टर लगा लिया। तो वहां पर हम लोग कुछ इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं, कुछ यंत्र का यूज करते हैं जिनके अंदर सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी का यूज होता है। जैसे बच्चों, अगर कोई बहुत बड़ी बिल्डिंग है, मेजर द शैडो ऑफ द पर्सन एंड द ऑब्जेक्ट टू कैलकुलेट द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। हम इस पर्सन की शैडो, परछाई को मेजर करेंगे, ऑब्जेक्ट की शैडो को मेजर करेंगे, उनके बीच में कंपैरिजन बनाएंगे, हाइट बता देंगे। इसके बाद मैप और ब्लूप्रिंट, आपने देखा होगा ना, वो मैप में हम सैटेलाइट व्यू देखते हैं,
सैटेलाइट व्यू देखते हैं तो पूरा मैप ऐसे बन के आ जाता है। जैसे अगर आपको कबड्डी का, खो खो का कोई ग्राउंड जो है बनाना है तो अपनी कॉपी में बना लेते हो ना, क्या करते हैं वहां पर क्या मैप और ब्लूप्रिंट पे हम लोग सिमिलरिटी का यूज करते हैं। तीसरा, फोटोग्राफी और द प्रोजेक्टर्स। आपने प्रोजेक्टर को देखा है, वो किसी भी इमेज को जूम करके दिखा देते हैं, किसी भी इमेज को बहुत छोटा करके दिखा देते हैं। तो उन इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर हम लोग सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी का यूज करते हैं। एग्जैक्टली हम किसी बड़े पर्दे पर कोई मूवी देखते हैं तो हमारे सामने वो एक्टर या एक्ट्रेस उतने बड़े नहीं होते जितने हमें दिखाए जाते हैं, लेकिन वो कैसे दिखाया जाता है, जूम इन जूम आउट वाली क्वालिटी से, मेगापिक्सल, बहुत सारी चीजें काम करती हैं। साथ ही साथ सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल हम लगाते हैं। तो ये तो बात रही डेली लाइफ में अगर कोई पूछ बैठे कैसे यूज किया जाएगा। हमारा क्या यूज है भाई, हम तो स्टूडेंट हैं, हमें क्या लेना देना, एक बार के लिए मान लें इनसे इनसे इनसे। पिछले 4 या 5 सालों में अगर आप एसएससी के पैटर्न को देखो, चाहे सीजीएल को देखो, सीएचएसएल को देखो, एनटीपीसी के एग्जाम के पैटर्न को भी आप देख लो, तो ज्योमेट्री से पिछले 4-5 सालों में 1 to 2, 1 से 2 सवाल पूछे जाते हैं। और जब कभी भी अच्छे लेवल के सवाल बनते हैं तो वहां पर सिमिलरिटी का नाम जरूर लिया जाता है। बिना सिमिलरिटी के ज्योमेट्री में अच्छा सवाल बनाने का मतलब है, लेकिन जब सिमिलरिटी लग जाएगी तो उसकी वैल्यू और ज्यादा बढ़ जाती है। तो ये तो हमारा स्टूडेंट लाइफ का यूज रहा। तो चलो स्टार्ट करते हैं बच्चों। सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल यानी कि त्रिभुज में समरूपता क्या है। देखो बच्चों, अगर हमारे पास 2 ट्रायंगल हैं तो उनकी सिमिलरिटी को हम 3 तरह से मेजर कर सकते हैं। पहली सिमिलरिटी है बच्चों डबल ए सिमिलरिटी यानी कि एंगल एंगल सिमिलरिटी, इसको बोलते हैं कोण कोण समरूपता। इसके बाद आएगा SAS यानी कि साइड एंगल साइड, भुजा कोण भुजा सिमिलरिटी। फिर आता है SSS यानी कि साइड साइड साइड। इन 3 टाइप से हम 2 ट्रायंगल को सिमिलर दिखा सकते हैं। मतलब क्या है, एक एक करके हर एक बात को मैं एक्सप्लेन करता हूं। देखो, जब एंगल एंगल सिमिलरिटी की बात आती है तो जैसे बच्चों मैंने 2 ट्रायंगल की बात कर ली, एक ही ट्रायंगल ABC है, दूसरा DEF है। एंगल A एंगल D के इक्वल है, एंगल B एंगल E के इक्वल है, तो ऑटोमेटिक जो एंगल C है वो F के बराबर हो जाएगा। आप कोई भी वैल्यू पुट करके देख सकते हो। जैसे एंगल A 50 है तो D ये भी 50 होगा क्योंकि हमने इक्वल बना रहे हैं। अगर एंगल B 40 मान लिया कि 60 है तो एंगल E भी 60 होगा। तो 50 60 110 110। किसी भी ट्राइंगल में तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। अब 180 में से 110 माइनस करोगे तो ये एंगल 70 आएगा, ये वाले भी 70 आ जाएगा। मतलब अगर 2 ट्राइंगल में करस्पॉन्डिंग संगत 2 कोण अगर हमें बराबर मिल गए हैं तो थर्ड वाला एंगल तीसरा एंगल बराबर ही होगा आपस में करस्पॉन्डिंगली। तो अगर किसी ट्राइंगल के 2 एंगल दूसरे ट्राइंगल के करस्पॉन्डिंग 2 एंगल्स के इक्वल हैं तो दोनों ट्राइंगल सिमिलर होते हैं, ये सिमिलरिटी का चिन्ह है। और अगर 2 ट्राइंगल सिमिलर हो गए तो अब ये जो रिजल्ट आएगा ये हमारे हर एक क्वेश्चन में इस्तेमाल होगा कि अगर 2 ट्राइंगल सिमिलर हो गए तो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियोज इक्वल होते हैं, उनकी संगत भुजाओं के अनुपात बराबर होते हैं। अब ये करस्पॉन्डिंग साइड का मतलब क्या है, यहीं पर पूरी थीम टिकी हुई है सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल की। जैसे बच्चों इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियोज इक्वल होंगे, मतलब संगत भुजाओं के अनुपात। तो अगर बच्चों मैंने लिखा AB तो आपको एक ABC ट्राइंगल की एक साइड लेनी है, उसके डिवाइड में दूसरे ट्राइंगल की साइड लेनी है, लेकिन उसके डिवाइड में दूसरे ट्राइंगल की कौन सी साइड, करस्पॉन्डिंग साइड। करस्पॉन्डिंग कहां से आया, आपको देखना है AB। अगर आपने एंगल एंगल सिमिलरिटी लगाई है तो AB कौन से एंगल के अपोजिट में है। आप कहोगे सर AB जो है एंगल C के अपोजिट में, C के विपरीत है। तो चलो ठीक है, C के विपरीत है। अब दूसरे वाले ट्राइंगल में एंगल C का करस्पॉन्डिंग एंगल कौन है, C के बराबर वाला एंगल कौन है, ना तो D है ना तो A है, F। इसका मतलब दूसरे वाले ट्राइंगल की वो साइड डिवाइड में आएगी जो F के अपोजिट में, F के जस्ट सामने है। तो F के सामने बन जाएगा बच्चों DE इक्वल। अगर मैंने बच्चों BC लिखा
तो BC किसके अपोजिट में है सर? एंगल A के अपोजिट में है। तो इसके डिवाइड में दूसरे वाले ट्राइंगल की वो साइड आएगी जो एंगल A का करस्पॉन्डिंग एंगल होगा, और एंगल A का करस्पॉन्डिंग एंगल D है, तो D के सामने EF, और इसके बाद अगर B के सामने AC है तो एंगल B का करस्पॉन्डिंग एंगल E है, यानी कि ये बन जाएगा आपका DF। ओके, तो ये रिलेशन स्टेबलाइज करना, ये रिलेशन बनाना बहुत इंपॉर्टेंट काम है। सिमिलरिटी में इसको देखना पड़ेगा। अपने मन से कोई भी साइड किसी भी साइड के डिवाइड में नहीं लिखनी है, हमेशा करस्पॉन्डिंग साइड लिखी जाएगी। तो ये एंगल सिमिलरिटी की बात रही। अब आते हैं बच्चों साइड एंगल साइड, यानी कि इसको बोलते हैं भुजा कोण भुजा समरूपता। आओ देखो कैसे। ये एक ट्राइंगल है A, B और ये C, और एक ट्राइंगल में बना देता हूं P, Q, R। हम कौन सी वाली सिमिलरिटी की बात कर रहे हैं? साइड एंगल साइड, भुजा कोण भुजा। तो यहां पर बच्चों मैं साइड एंगल साइड SAS लिख देता हूं। बच्चों ये लिखने का की भी बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है। SSA नहीं लिख सकते, ASS नहीं लिख सकते, SAS ही लिखना है। तो अगर SAS ही लिखना है तो SAS का मतलब क्या है? दो साइड्स, दो भुजाएं और उनके बीच वाला एंगल। देखो देख के लग रहा है कि दो साइड्स के बीच में एंगल लगा हुआ है। इसका मतलब क्या है? अगर किसी ट्राइंगल में दो साइड्स सेम रेशियो में है और उनका करस्पॉन्डिंग एंगल, यानी कि उनके बीच का इंक्लूडेड एंगल, उनके बीच वाला एंगल दूसरे ट्राइंगल की इंक्लूडेड एंगल, दो भुजाओं के बीच में बने के कोण के बराबर है, तब जाके ट्राइंगल सिमिलर होंगे। आप चाहें तो स्टेटमेंट भी देख सकते हैं यहां पर। ये देखो, इफ टू साइड ऑफ वन ट्राइंगल आर प्रोपोर्शनल टू द टू साइड ऑफ अनदर ट्राइंगल एंड द इंक्लूडेड एंगल बिटवीन देम इज इक्वल, देन इज ट्राइंगल कॉल्ड सिमिलर। नहीं समझ में आया? प्रैक्टिकल करके देख लें। अब देखो बच्चों, मैंने आपसे कहा साइड AB और PQ जिस रेशियो में है, साइड AB और PQ इक्वल बराबर नहीं है, जिस रेशियो में है, साइड BC साइड QR भी उसी रेशियो में है। कहने का मतलब यह है, अगर आप बोलोगे AB और PQ के बीच 1:2, 1:2 का अनुपात है, BC और QR के बीच भी 1:2, 1:2 का अनुपात है, और इनका इंक्लूडेड एंगल मतलब इनके बीच में जो एंगल है, यानी कि एंगल B इक्वल है एंगल Q के, अगर ऐसा है तो दोनों ट्राइंगल सिमिलर बन जाएंगे। इसको हम कहते हैं साइड एंगल साइड सिमिलरिटी, यानी कि भुजा कोण भुजा। जब एंगल की बात आएगी तो एंगल तो आपस में इक्वल होंगे, लेकिन जब साइड भुजाओं की बात आएगी तो साइड्स के रेशियोज इक्वल होंगे। साइड इक्वल नहीं होगी, साइड्स के रेशियोज अनुपात बराबर होंगे। तो ये बनती है हमारी साइड एंगल साइड सिमिलरिटी। थर्ड सिमिलरिटी आती है बच्चों हमारी SSS, साइड साइड साइड, यानी कि भुजा 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 समरूपता। कन्ग्रेंसी अलग चीज है, सिमिलरिटी अलग चीज है। मैं आज केवल सिमिलरिटी पर बात कर रहा हूं। कहीं पर भी आप SSS साइड 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 लिखा देखोगे तो यह मत सोचना कि एक ट्राइंगल की साइड दूसरे ट्राइंगल की साइड के बराबर हो जाएंगी। अगर बराबर हो गए तो वो कन्ग्रेंट बन जाएगा। हम सिमिलरिटी की बात कर रहे हैं, इसका मतलब मान लिया ये एक ट्राइंगल ABC है और ये एक ट्राइंगल बच्चों PQR है। ट्राइंगल ABC की करस्पॉन्डिंग साइड अगर ट्राइंगल PQR की करस्पॉन्डिंग साइड से सेम रेशियो में है, समान अनुपात में है, तब जाके दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे। जैसे जो AB और PQ का रेशियो है, AB और PQ का रेशियो है, वही रेशियो अगर BC और QR का है
सेम रेशियो और वही रेशियो AC और PR का है, अगर ऐसा है तो दोनों ट्राइंगल आपस में सिमिलर हो जाएंगे, बराबर नहीं होंगे, याद रखना। तो ये 3 टाइप की सिमिलरिटी हमारी रही जो हमें पता होनी चाहिए। यहां तक सब कुछ ठीक है। सिमिलरिटी का यूज कैसे किया जाए उसके लिए मैं आपको कुछ 5-6 क्वेश्चंस कराता हूं, जिससे क्या होगा, मैं कोशिश करूंगा आपको एक्सप्लेन करने की स्टार्टिंग के 2 सवाल में कि सिमिलरिटी का यूज कैसे करना है, और 2 सवाल के बाद जितने भी क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे वो सारे आपके CGL और CHSL के PYQ क्वेश्चंस हैं। अच्छा, CGL और CHSL के ही क्वेश्चन क्यों लेकर आया हूं? क्योंकि जब आपका CGL और CHSL का लेवल तैयार हो जाएगा तो आपका रेलवे, चाहे NTPC हो, ग्रेजुएट लेवल, अंडर ग्रेजुएट लेवल, ग्रुप डी, ELP, MTS, GD, सारे लेवल तैयार हो जाएंगे। CGL और CHSL की प्रिपरेशन में वो ताकत है जो आपके सारे एग्जाम को कवर कर देगा। इसीलिए मैं CGL और CHSL के बेस्ट क्वेश्चन लेकर आया हूं, ताकि कभी आप रेलवे का एग्जाम भी दो तो भी आप आसानी से सिमिलरिटी क्वेश्चंस को सॉल्व कर लें। शुरुआत करते हैं। पहले 2 क्वेश्चंस मैंने अपने पास से बनाए हैं, वो मैं आपको प्रैक्टिस इसलिए करा रहा हूं ताकि आपको सिमिलरिटी लगाना आए। अभी तो हमने थ्योरी को जाना है। देखो भाई, कुछ इंफॉर्मेशन है, ये हमें दे रखी है, जरा 1 मिनट पढ़ें, जरा इसको, थोड़ा सा पानी पिया जाए। क्या लिखा है? इन ट्राइंगल ABC एंड PQR, ABC X है, एंगल की बात चल रही है, ACB Y है, BAC Z है, QPR X है, PQR Y है, PRQ Z है, और AB 48 है, AC 52 है, PQ 45 है, PR 72 है, तो आपको BC प्लस QR इन दोनों का टोटल क्या होगा ये बताना है। तो पहले डायग्राम बना लें तो थोड़ा सा चीजें आसानी समझ में आने लगेंगी। आ जाओ भाई। कौन कौन से ट्राइंगल लिए गए बच्चों? ABC और PQR। चलो मैं 2 ट्राइंगल बना देता हूं। ठीक, ये ट्राइंगल हमारा A है, ये ABC है, और एक और ट्राइंगल की बात चल रही है, और दूसरा ट्राइंगल बच्चों हमारे पास है PQR। तो छोटा कर दूं ताकि सिमिलर सा दिखे, बस। हाँ, ये P है, ये Q है, और ये R है। सिमिलरिटी लगाते समय आपको इतना आसान भी नहीं सोचना है कि जैसा एग्जाम्पल में समझाया था कि A P के इक्वल है, B Q के इक्वल है, C R के इक्वल है। आपको ढूंढना, चेक करना पड़ेगा कि कौन सा एंगल किसके बराबर है, वो क्वेश्चन हमें बताएगा। देखो भाई बच्चों, ABC X है, तो ABC ये वाला एंगल बच्चों में X दे रखा है, और जैसे इसको X देखा तो दिमाग में ये आएगा कि शायद ये भी X होगा। जरूरी नहीं है X हो भी सकता, नहीं भी हो सकता। ABC X है, ACB Y है, BAC Z है, ACB Y है, तो ACB ये एंगल Y है, और जो थर्ड एंगल है बच्चों वो हमारे पास Z है। ठीक, आ जाओ अब दूसरे ट्राइंगल पर चलते हैं बच्चों। QPR X है, PQR Y है। QPR, ये देखो बच्चों कहानी बदल गई। QPR X है, PQR Y है, PQR ये एंगल Y है, और PRQ ये एंगल Z है। तो जरूरी नहीं है कि सामने सामने वाले एंगल ही दे रखे हो। देखो भैया, X यहां पर है, इधर X है, Y यहां है, Y इधर है, Z ऊपर है, Z नीचे है। हमें इस बात से मतलब नहीं है कि कौन सा एंगल कहां पर है, हमें इस बात से मतलब है क्या इसमें सिमिलरिटी लग रही है कि नहीं लग रही है। तो हम क्या बोलेंगे, सर एंगल X का करस्पॉन्डिंग एंगल P के पास है, Z का करस्पॉन्डिंग एंगल R के पास है, और Y का करस्पॉन्डिंग एंगल Q के पास है। तो एंगल सिमिलरिटी से दोनों ट्राइंगल आपस में सिमिलर हो गए। अगर ये सिमिलर हो गए तो इनकी करस्पॉन्डिंग साइड संगत भुजाओं के अनुपात बराबर होंगे। अच्छा अब देखो,
ए बी 48 है, ए सी 52 है। ए से लेके बी तक बच्चों ये 48 48 है, और ए सी बच्चों ये 52 52 है, और पी क्यू 45 है, पी आर 72 है। पी क्यू 45 45 है, पी आर बच्चों 72 है। हमें बी सी प्लस क्यू आर बताना है। एक बार मैं आपको बहुत आराम से बी सी कैलकुलेट करके बताता हूं, सेम उसी लॉजिक से आप क्यू आर कैलकुलेट करके देखना। पहले बी सी बताऊं। चलो, ट्राइंगल सिमिलर हो गए। अगर सिमिलर हैं तो इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियोज इक्वल होंगे, संगत भुजाओं के अनुपात बराबर होंगे। आओ भाई देखते हैं। तो बच्चों मेरा पहला टारगेट क्या है? हमारा पहला टारगेट है कि हम बीसी को कैलकुलेट करें। चलो भाई आ जाओ, साइड्स के रेशियोज, भुजाओं के अनुपात बनाओ बीसी। अब बीसी के डिवाइड में पीक्यूआर ट्राइंगल की एक साइड लिखनी है। कौन सी साइड? करस्पॉन्डिंग एंगल वाली साइड। तो भाई देखो, बीसी किसके अपोजिट में है? जेड। जेड का करस्पॉन्डिंग एंगल कौन है? आर के पास है। तो जेड के सामने कौन है? पी क्यू। चलो एक बार मैं डिटेल में पी क्यू लिख देता हूं। बीसी अपॉन पी क्यू इक्वल टू, बहुत ध्यान देना बच्चों, हमें बीसी नहीं पता है, हमें पी क्यू मालूम है। तो अगली दो साइड्स के रेशियोज वो लगाएंगे जिनकी वैल्यूज हमें पता हो, क्योंकि वरना फिर दो वेरिएबल हो जाएंगे तो सॉल्व नहीं होगा। अच्छा, तो बच्चों एक चीज देख लेते हैं। पहले हमने इस ट्राइंगल से स्टार्ट किया था, तो फिर से इस ट्राइंगल से स्टार्ट करेंगे। y के अपोजिट में कौन है बच्चों? y के अपोजिट में है ए बी। तो दूसरे वाले ट्राइंगल में y की इक्वल साइड, अपोजिट साइड कौन है? पी आर। पी आर। चलो सॉल्व करते हैं। अब वैल्यू पुट कर देते हैं। बीसी, बीसी तो बच्चों में फाइंड करना है। बीसी अपॉन पी क्यू, पी क्यू बच्चों 45 45 है। ए बी, ए से लेके बी तक 48 48 है, और पी आर 72 72 है। आओ सॉल्व करें। 24 24 से 3 बार, और ये 2 बार, 3 से डिवाइड करेंगे 15 बार, तो 15 2 30, 15 दूनी 30। बीसी बच्चों हमारे पास 30 आ गया। बीसी कैलकुलेट हो गया, सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल लगा दी। सेम इसी लॉजिक से हम लोग क्यू आर को कैलकुलेट करेंगे, और बीसी प्लस क्यू आर बाद में कर देंगे। अगर मेरी बात समझ पाए हो तो अपने पास से कॉपी पेन चलाना स्टार्ट करो, सॉल्व करके देखो क्या आप क्यू आर को कैलकुलेट कर पा रहे हो। कर लोगे तो ठीक है, नहीं है तो मैं तो सॉल्व कर ही रहा हूं। मैं आपसे एक स्टेप पीछे चलूंगा तो आप सॉल्व करते चलना, क्रॉस चेक करते चलना। तो अब हमारा टारगेट है कि हम बच्चों क्यू आर कैलकुलेट करें। क्यू आर कैलकुलेट करने के लिए हम जाएंगे दूसरे वाले यानी कि पी क्यू आर ट्राइंगल के पास। तो क्या लिखेंगे बच्चों? क्यू आर डिवाइड। अब सोचना है क्यू आर कौन से एंगल के अपोजिट में? एक्स के अपोजिट में है। तो दूसरे ट्राइंगल में एक्स के अपोजिट में कौन है? 52। अब हम डायरेक्ट लगा लें 52 इक्वल में। अब यहां पर हमें दो ऐसी साइड्स रखनी है जिनकी वैल्यू हमें पता हो। और अच्छी बात यह है, आप दूसरे बीसी में इस ट्राइंगल, इस साइड को भी यूज कर सकते हो। ऐसा नहीं कि आपने ये निकाल दिया तो अब आप इसको यूज नहीं कर सकते। इससे करोगे तब भी सेम आंसर आएगा। क्यों? क्योंकि साइड्स के रेशियोज तो इक्वल होते हैं। अच्छा, तो बच्चों अब मैं y के सामने ले चलता हूं 72, और दूसरे वाले ट्राइंगल में y के अपोजिट में कौन है? 48 48। 24 24 से 2 बार, 3 बार डिवाइड करेंगे 26। तो क्यू आर 26 3 जा 78। अब देखो बच्चों, बी सी प्लस क्यू आर 30 प्लस 78, 30 प्लस 78, 108 करेक्ट आंसर बन जाएगा। उम्मीद करता हूं आप यहां तक बात को समझ पाए होंगे। अच्छा लग रहा हो वीडियो, लॉजिक समझ में आ रहा हो तो लाइक जरूर कर देना, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो सब्सक्राइब जरूर करें। बच्चों देखो, ये ज्योमेट्री का वो पार्ट है, पूरी ज्योमेट्री ऐसी है जो हर कोई जल्दी पढ़ाना नहीं चाहता और जल्दी स्टूडेंट्स पढ़ाना भी नहीं चाहते। लेकिन मुझे पता है जिस स्टूडेंट को सिलेक्शन लेना है वो तो पढ़ेगा, वो पढ़ने के लिए ढूंढेगा कि शायद कोई सिमिलरिटी पढ़ा देता, तो उसके लिए मैं तैयार हूं। मैं सेलेक्ट होने वाले स्टूडेंट्स को ही पढ़ाता हूं, जिसको अपना फ्यूचर बनाना है, जिसको सेलेक्ट होना है उसके लिए पढ़ाता हूं। आपको पता है एडवांस मैथ है, इसको हम लोग हिंदी में उच्च गणित बोलते हैं, तो शॉर्ट ट्रिक कम से कम लगेगी। और शॉर्ट ट्रिक कुछ नहीं है, शॉर्ट ट्रिक केवल और केवल आपकी प्रैक्टिस है। आप जितना कंसेप्ट अच्छा कर लोगे, जितना बेसिक से पढ़ लोगे, उतनी शॉर्ट ट्रिक लगाना सीख जाओगे। चलो भी आगे चलते हैं। जैसे इस क्वेश्चन में अगर मुझे सिमिलरिटी लगानी आती है तो मैं ये वाला स्टेप तो नहीं लिखूंगा, मैं सीधे ये वाला स्टेप लिखूंगा, तो मेरे ऑलरेडी 2-3 स्टेप कम हो जाएंगे।
30 और 78 को जोड़ के 108 आएगा, ये भी लिखने की जरूरत नहीं है। हाँ, मैं यहां खड़ा हूं, मुझे समझाने की जरूरत तो है, तो मुझे लिखना पड़ रहा है, लेकिन मैं एग्जाम में तो नहीं लिखूंगा ना। एग्जाम में तो मैं ये भी नहीं लिखूंगा। और ये बात मुझे कैसे पता चलेगी? जब मेरा बेसिक क्लियर होगा, जब मेरे लॉजिक्स क्लियर होंगे, तो टाइम ऑटोमेटिक बन जाएगा, चीजें ऑटोमेटिक शॉर्ट हो जाएंगी। तो ये है वास्तविकता में शॉर्ट ट्रिक। आगे चलें, कुछ और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। एक और क्वेश्चन मैं कराता हूं आपको। देखो बच्चों, एक ट्राइंगल में एबीसी दे रखा है, उसके बीच में एक साइड डी दे रखी है, एडी दे रखा है, एबी दे रखा है, एई, और ई से लेके सी तक पूछा है हमसे। अच्छा, कई बार हमें ऐसा लगता है ये लाइन इसके बीच में ड्रॉ है तो पैरेलल होगी, समांतर होगी। नहीं होगी। जब तक क्वेश्चन में ना लिखा हो कि डीई बीसी के पैरेलल है, हम ये बात नहीं यूज करेंगे। पैरेलल होगी तो थेल्स थ्योरम, सिमिलरिटी, बहुत कुछ लग जाएगा, लेकिन क्वेश्चन में दिया तो होना चाहिए। और ना ही ये ट्राइंगल इक्विलैटरल समबाहु त्रिभुज है। चलो भाई, अब देखो बच्चों, डीईसी इन्होंने बोला है कि भाई डीईसी ये वाला एंगल आपका 117 डिग्री है। एबीसी ये एंगल आपका 63 डिग्री है, 63 डिग्री है। और हमें ईसी फाइंड करना है। तो देखो, ईसी फाइंड कैसे होगा? मेरे कहने से एक बार आप ट्राइंगल एडीई और एबीसी को अलग अलग बना लीजिए। एडीई और एक रहा बड़ा वाला ट्राइंगल एबीसी। दोनों को मैंने अलग अलग बना लिया। बनाने के बाद कुछ सिमिलरिटी बैठानी पड़ेगी। एंगल ए दोनों में कॉमन है। कॉमन है ना? कॉमन है तो बच्चों इक्वल होगा, मतलब एंगल ए बराबर है एंगल ए के। बच्चों ज्योमेट्री में एक चीज बताओ, ये तो कंप्लीट 180 180 डिग्री का होता है। अगर 180 180 डिग्री का होता है, तो अगर 180 180 में से 117 117 माइनस कर दूं, तो ये एंगल 63 डिग्री का होगा। मतलब एईडी ये वाला एंगल बच्चों 63 डिग्री का होगा। ओके, और एबीसी ऑलरेडी 63 डिग्री का दे रखा है। अब बच्चों यहां पर क्या हुआ? एंगल ए कॉमन है, ये 63 है, ये 63 है, तो एंगल सी कितना होगा? एंगल सी होगा 180 डिग्री माइनस 63 प्लस ए। तो फिर एंगल डी कितना होगा? एंगल डी होगा 180 माइनस 63 प्लस ए, मतलब कि एंगल सी बराबर होगा एंगल डी के। अगर बराबर होगा तो दोनों ट्राइंगल आपस में सिमिलर बन गए, और अगर सिमिलर बन गए तो इनकी करस्पॉन्डिंग साइड संगत भुजाओं के रेशियोज इक्वल होंगे। कुछ मेजरमेंट हमें दे रखी है, आओ वो लिख लें। बच्चों एडी 4 है, ए से लेके डी तक 4 सेंटीमीटर है। ए बी 12 है, ए से लेके बी तक 12 सेंटीमीटर है। और ए ई 5 सेंटीमीटर है। हमें ईसी निकालना है। ईसी कैसे निकलेगा? बच्चों एक बात बताओ, अगर सिमिलरिटी लगाकर मैंने एसी कैलकुलेट कर लिया और उस एसी में से इस एई को इसको हटा दूंगा तो ईसी मिल जाएगा, काम बन जाएगा। मतलब हमारा टारगेट है पहले हम लोग एसी कैलकुलेट करेंगे। आओ भाई, तो क्या कैलकुलेट करना है? जहां बैठे हो वहां बोलो एसी कैलकुलेट करना है। जब आप ऐसा बोलोगे तो आप सिमिलरिटी लगा पाओगे। एसी कैलकुलेट करना है तो एसी अपॉन, अगर मैं देखता हूं ट्राइंगल एबीसी को एसी 63 डिग्री के अपोजिट में है, तो दूसरे ट्राइंगल की वो साइड डिवाइड में आएगी जो 63 डिग्री के डिवाइड में है, अपोजिट है 4। अगली वाली दो साइड्स हमें वो रखनी है जिनकी वैल्यू हमारे पास है, तभी तो हम एसी बता पाएंगे। आ जाओ भाई, तो फिर से इस ट्राइंगल के पास लौट आए सी ग्रीन के सामने बच्चों 12 12 है, और ग्रीन के उत्तर ग्रीन इधर कौन है? डी के सामने क्या है? 5। तो बच्चों एसी आ जाएगा आपका 48 48/5, 5 से डिवाइड करेंगे 9.6 सेंटीमीटर। तो बच्चों ईसी क्या होगा? ईसी एसी में से ईसी को माइनस कर देंगे, यानी कि 9.6 माइनस 5, और हमारा आंसर आ जाएगा 4.6 सेंटीमीटर। उम्मीद करता हूं ये बात समझ पाए होंगे।
4.6 सेंटीमीटर हमारा आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं। अब मैं आपको उन क्वेश्चंस के पास लेकर चलता हूं जो सीजीएल और सीएचएसएल में लास्ट ईयर में प्रीवियस ईयर में पूछे गए। अब देखो, इन ट्राइंगल एबीसी द स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू साइड बीसी मीट्स AB एंड EC एट पॉइंट P एंड Q रिस्पेक्टिवली। एक ट्राइंगल एबीसी की बात कर रहे हैं, तो पहला काम तो है ट्राइंगल एबीसी बनाना है। ओके, साइड BC के पैरेलल, BC के समांतर एक स्ट्रेट लाइन, सीधी रेखा खींची गई है जो कि P और Q के बिंदु पर मिलती है। अब बच्चों देखो, ये रहा A, B और ये C, ये आ गया। हमने क्या करा भाई, एक पैरेलल लाइन ड्रॉ की है जो P और Q पर मिलती है, BC के पैरेलल है। ये रहा BC, BC के पैरेलल समांतर P और ये Q, ये आ गया। अच्छा, अब कह रहे हैं भाई AP इक्वल टू QC है, AP QC के बराबर है। AP ये साइड QC के इक्वल है, बना लिया। लेंथ ऑफ AB इज 16 सेंटीमीटर, AB की लंबाई 16 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर है, ये बन गया। अब लेंथ ऑफ AQ इज 4 सेंटीमीटर, A से लेके Q तक बच्चों ये 4 सेंटीमीटर। ओके, तो अब क्या है भाई, हमें CQ की लेंथ बतानी है कि यहां से लेके यहां तक की लेंथ क्या होगी। चलो भी देखते हैं। अगर ये लाइन पैरेलल है, समांतर है, तो क्या करें भाई, क्या बच्चों एक बार ट्राइंगल APQ AP और ये Q और ट्राइंगल ABC AB और C दोनों को अलग अलग बना लिया जाए। बनाने के बाद कुछ रिलेशन स्टेबलाइज करके देखते हैं क्या होगा भाई। बच्चों एंगल A दोनों में कॉमन है। बच्चों अगर ये लाइन पैरेलल है तो एंगल B और एंगल P करस्पॉन्डिंग एंगल होंगे, संगत कोण होंगे। करस्पॉन्डिंग एंगल तो आपस में इक्वल होते हैं, यानी कि बराबर। और अगर ऐसा हो गया, ऐसा होता है, तब तो फिर एंगल Q एंगल C के इक्वल होगा। मतलब यहां पर भी एंगल सिमिलरिटी लगाकर हमने दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूफ कर लिया। अच्छा, सिमिलर हो गया तो इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियोज इक्वल होंगे। अब देखो भाई, क्या है भाई, हमारे पास AP और CQ बराबर है ना बच्चों, AP, तो बच्चों मैं इसको X बोल दूं, हाँ, तो ये भी X हो जाएगा। यानी कि अगर ये AP आपका X है तो इधर तो CQ का कोई मतलब फिलहाल है नहीं। ठीक है, ओके। तो AC क्या होगा भाई बच्चों, AC ऊपर 4 है, नीचे X है, यानी कि ये हो जाएगा आपका 4 + X, ये आ गया। और अगर AP X है और AB हमारा 16 है, 16 है, और तो कोई साइड दी नहीं रखी, सिमिलर हो गया। हमें क्या बताना है, हमें यहां पर CQ की लंबाई बतानी है। मतलब कुल मिला के अगर हम लोग AP यानी कि X निकाल लें तो CQ तो आ ही जाएगा। तो हमारा टारगेट है यहां से हम लोग X की वैल्यू कैलकुलेट करें यूजिंग सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल। चलो, अगर दोनों ट्राइंगल सिमिलर है तो क्या होगा, तो बच्चों हमें CQ निकालना है ना, CQ। तो एक काम करते हैं, AP निकालते हैं। A से लेके P तक X है। X बच्चों किसके अपोजिट में है, Q के अपोजिट में है। Q का अपोजिट एंगल कौन है, C के डिवाइड में 16, 16 बराबर इक्वल। और कुछ पता है मेरे पास, हमारे पास A से लेके Q तक बच्चों AQ 4 है, तो ये आपका 4 आ गया 4, और डिवाइड में क्या आएगा, AQ P के अपोजिट में है, व्हाइट। P का इक्वल एंगल B है, तो B के डिवाइड में 4 + X। अब क्रॉस मल्टीप्लाई होकर बनेगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण। मल्टीप्लाई करो, x² + 4x बराबर 64, 64। तो फिर x² + 4x माइनस का 64 = 0। अब यहां पर हमें x की दो वैल्यूज मिलने वाली हैं। ऑप्शंस पर आपने ध्यान दिया, अगर मैं ऑप्शंस पर ध्यान दूं, इतने अजीबोगरीब ऑप्शंस हैं, इसका मतलब
इनका रूट्स एग्जैक्ट कैलकुलेट नहीं हो रहे हैं, हमें यहां पर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। चलो भाई क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाएं, कंपेयर करें ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से, तो a बराबर 1 आएगा, b बराबर 4 आएगा और बच्चों c इक्वल टू -64 आएगा। तो x की वैल्यू -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4, a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू 64 64, डिवाइड में 2a, a की वैल्यू 1। आओ कैलकुलेट करें तो देखो क्या होगा, -4 प्लस माइनस 64 4 जा 256, 64 चौक 2 56, 256 प्लस 16 भाई 256 में 10 जोड़ो 266, 272 272, 272 और डिवाइड में 2। क्या इसमें से हम 4 कॉमन ले सकते हैं? अगर 4 कॉमन लेंगे 4 6 जा और 4 8 जा 68 हो जाएगा, 4 कॉमन लेते 2 बाहर आ जाएगा। इसका मतलब ये है, ये जो हमारा अंडर रूट 272 है, इसको मैं 4 4 मल्टीप्लाइड बाई 4 6 24, 4 6 24, 3 आएगा 68, 4 गुणा 68 लिख सकता हूं। अगर 4 गुणा 68 लिख सकता हूं तो बच्चों ये क्या बन जाएगा, 2 अंडर रूट 68। और जैसे ही ये 2 अंडर रूट 68 बनेगा, 2 पूरी इक्वेशन से कैंसिल हो जाएगा, -2 प्लस माइनस अंडर रूट 68 बन जाएगा। 68 होता है 17 4 जा 17 चौक 68, यानी कि इसको मैं -2 प्लस माइनस 2 अंडर रूट 17 लिख सकता हूं। ऑप्शंस पर अगर ध्यान दिया जाए तो देखो भाई, यही तो हमारा आंसर बन रहा है। अंडर रूट में 17 तो किसी के साथ नहीं है, इसका मतलब क्या होगा, एक बार पॉजिटिव साइन लिया जाए तो क्या बनेगा बच्चों, पॉजिटिव साइन लेने पर 2 अंडर रूट 17 -2, और एक बार नेगेटिव साइन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑप्शन अगर हम मैच कर लें यहीं पर तो हमारे x की वैल्यू 2 रूट 17 -2 ऑप्शन नंबर सी बन जाएगी। यह क्वेश्चन आपके CHSL के प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। अच्छा लगा हो, समझ में आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं वो क्वेश्चंस कराता हूं जो एग्जाम में आते हैं, जो बच्चों के फेवर के भले के लिए हैं। मेरा काम ये बिल्कुल नहीं है कि मैं आपको अंधेरे में रखूं, वो आसान सवाल कराऊं जो आपको YouTube पर तो खुशी दे दे, लेकिन जब आप एग्जाम सेंटर पे जाओ तो आपको याद आए कि तरुण सर ने जो पढ़ाया था वो तो काम ही नहीं आया। सर तो इतना आसान पढ़ा रहे थे कि जो एग्जाम में नहीं आ रहा। इसीलिए मैं वो कराता हूं जो एग्जाम में आता है। आज नहीं तो कल इस क्लास की, इस वीडियो की जरूरत आपको पड़ेगी। अगर मेरे कहने से समझ जाओगे तो अभी समझ जाएंगे, वरना एक साल बाद जब एग्जाम सेंटर पर बैठे होगे तब लगेगा कि काश वो सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल पढ़ लिया होता, शॉर्ट ट्रिक के चक्कर में ना भागे होते, बेसिक पहले अच्छा किया होता, तो आज हमें ये कंडीशन एग्जाम सेंटर पे नहीं देखनी पड़ेगी। और मुझे आप लोग कमेंट करके बताओगे इस वीडियो के एंड में, जब भी मैं एंड करूंगा, आपको और कौन से टॉपिक में दिक्कत है, एडवांस मैथ में चाहे अर्थमेटिक में, कठिन वाले टॉपिक सब मैं कराऊंगा। चलो आ जाओ अगला सवाल। बच्चों ये क्वेश्चन पता है मेंसुरेशन का है, और मेंसुरेशन में आता तो है लेकिन सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल का यूज इसमें होता है, तो इसीलिए मैं इस क्वेश्चन को यहां पर लेकर आया हूं। एक से एक बेहतरीन क्वेश्चन मैं आज आपको कराऊंगा। A right circular cone is cut by 2 planes parallel to base such that height is divided into 3 equal part. एक लंबवृत्तीय शंकु को आधार के समानांतर 2 समतल से इस तरह काटा जाता है कि उसकी ऊंचाई 3 बराबर हिस्सों में बंट जाती है। Find the ratio of the volume of the 3 parts of the cone. शंकु के 3 हिस्सों का आयतन का अनुपात ज्ञात कीजिए। अगर इसमें ये क्वेश्चन हमने पहले कभी सॉल्व कर चुके हैं और हमें पता है इसमें सिमिलरिटी लगेगी, तो इसका आंसर मात्र 15 से 20 सेकंड में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि इस क्वेश्चन में जो रेडियस त्रिज्या का अनुपात है वो R1 R2 R3 का जो रेशियो है 1 2 3 आता है। तो वॉल्यूम 1 8 27 बनेगा, यानी कि 1 7 और 19, ये हमारा आंसर बन जाएगा। 1 8 19, 1 8 और 19 बनेगा। 1 8 19, 1 7 19, 9 8 17 19 27, ठीक है, ये बनेगा। लेकिन
ये तो डायरेक्ट बात हो गई ना कि चलो ठीक है एग्जाम सेंटर पे आप लगा लोगे, लेकिन अगर आज मैं पढ़ने बैठा हूं मुझे कैसे पता चलेगा कि रेडियस का रेशियो त्रिज्याओं का अनुपात ए जो है 1:3 आएगा। यहां पर सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल का यूज होता है। पहले डायग्राम बनाएंगे, फिर सिमिलरिटी लगाएंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे। तो इन्होंने क्या बोला है भाई, इन्होंने बोला है कि एक ट्राइंगल बच्चों हमारे पास है, और सॉरी एक राइट सर्कुलर कोन है, लंबवृत्तीय शंकु है। तो बच्चों मैंने कोन बना लिया। इस कोन में क्या किया गया है, इस कोन को हमने इसके बेस के पैरेलल आधार के समांतर दो प्लेन्स ड्रॉ किए हैं, दो समतल बनाए हैं। ओके, इनसे कट किया गया है, और ऐसा कट किया है कि इनके वॉल्यूम, इनकी जो हाइट है वो 3 इक्वल पार्ट में ट्राइसेक्ट, 3 बराबर भागों में बढ़ जाती है। अच्छा, तो चलो बच्चों इसकी हाइट बना दी, ये हाइट हो गई। ठीक, नाम रख दी ए बी सी डी ई एफ जी एच। तो ये हो जाएगा आपका आई और ये हो जाएगा आपका जे। ओके, अब देखो, अगर मैं आपसे कहूं कि ट्राइंगल ए आई एच और ट्राइंगल ए जे जी, इसको देखो। अब देखो थोड़ी चीजें हम लोग दिमाग से समझ लें बच्चों। ए आई एच और ए जे जी एंगल ए दोनों में कॉमन है। एंगल आई एंगल जे के बराबर होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल संगत कोण है, तो एंगल एच जी के बराबर होगा, मतलब दोनों सिमिलर होंगे। अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हैं तो इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियोज, संगत भुजाओं के अनुपात आपस में बराबर होते हैं। अच्छा, अगर बच्चों आई से लेके एच तक सर्किल वृत्त है, क्योंकि इसका बेस सर्कुलर होता है, वृत्ताकार होता है, इसकी रेडियस को R1 बोलूं, इसकी रेडियस को R2 बोलूं, इसकी रेडियस को R3 बोलूं, तो A से लेके I तक बच्चों 1 होगा, I से लेके J तक 1 होगा। इसका मतलब A से लेके J तक 1 + 1 पूरा 2 होगा। ओके, तो क्या होगा भाई, अगर मैं आपसे कहूं कि R1/R2 निकालो, तो बच्चों R1 ये एंगल A के अपोजिट में है और R2 भी A के अपोजिट में है, तो ये तो सिमिलरिटी सही लग रही है। अच्छा, H के अपोजिट में 1 है, H का इक्वल एंगल कौन है, G के अपोजिट में AJ मतलब 2, मतलब कि R1/R2 मिल गया 1:2, 1:2। लगी सिमिलरिटी। अब चलते हैं AJG, ट्राइंगल AJ और G और ट्राइंगल AEF के पास सेम कहानी, ये भी आपस में सिमिलर होंगे। क्यों, ए दोनों में कॉमन है, करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होंगे, सिमिलर हो गया। तो देखो भाई, अगर मैं इन दोनों की रेडियस, त्रिज्या का अनुपात निकालूं, R2/R3 क्या होगा, देखो G के सामने इसकी AJ वाली हाइट, A से लेके J तक बच्चों 2 होगा, 2। F के सामने AE 1 ये है, 1 ये है, 1 ये है, तो पूरा बच्चों बनेगा आपका 3। इसका मतलब हो जाएगा 3, अर्थात R2/R3 2:3 2:3 है। तब जाके हम बोल पाएंगे R1/R2/R3 जो है 1:2:3 होगा। अब इन्होंने पूछा क्या है, इन्होंने पूछा है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द 3 पार्ट्स ऑफ द कोन। शंकु के 3 भागों का अनुपात क्या होगा आयतन वाले। वॉल्यूम क्या होता है कोन का, कोन का वॉल्यूम होता है 1/3 पाई R²H। जब आप तीनों का रेशियो बनाओगे तो 1/3 पाई तो कट जाएगा, तो बचेगा क्या, R1² H1, R2² H2, R3² H3। चलो भाई अब देखो क्या होगा भाई, वॉल्यूम पहले वाले का
वॉल्यूम दूसरे का और वॉल्यूम का तीसरे का। देखो भाई, अगर पहले वाले कोण की बात की जाए R1, 1 का स्क्वायर, उसकी हाइट भी 1 होगी। अगर दूसरे वाले कोण की बात की जाए तो R2 का स्क्वायर, R2 यानी कि 2 का स्क्वायर, इसकी हाइट क्या होगी 1 + 1 यानी कि 2। अगर तीसरे कोण की बात की जाए तो R3 स्क्वायर इंटू H3 यानी कि 1:8:27। तो क्या होगा बच्चों 1 8 27, मतलब पहले वाले कोण का वॉल्यूम 1 होगा, ACG का वॉल्यूम 8 होगा और ADE का वॉल्यूम 27 होगा। इन्होंने क्या पूछा है भाई, इन्होंने पूछा है फाइंड द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द 3 पार्ट्स ऑफ द कोन। शंकु के 3 हिस्सों के आयतन का अनुपात क्या होगा। शंकु के 3 हिस्से, अब देखो बच्चों, अगर मैं आपसे रेशियो की बात करूं, रेशियो ऑफ पार्ट्स, इसके भागों का अनुपात, बच्चों ये पूरा 8 निकल कर आया है 8। अगर मैं 1 ऊपर वाला हिस्सा हटा दूं तो नीचे वाला क्या होगा 8 - 1 यानी कि 7। तो क्या आएगा 1, 1:7। बच्चों ये तीसरा वाला हिस्सा कैसे निकलेगा, ये पूरा 27 है, ये 8 ऊपर वाला हिस्सा हटा दो, 27 में से 8 घटाओगे 19, 1 7 19। तो पार्ट्स का रेशियो ऑप्शन नंबर सी बन जाएगा, 1 7 19 आएगा। वॉल्यूम का रेशियो पूछ लेते तो वो 1 8 27, वो तो ठीक था। उम्मीद करता हूं ये बात समझ में आई होगी। आगे बढ़ाएं कदम, नेक्स्ट। इन ट्राइंगल AC BD are points on side AC and EC respectively such that BD is parallel to AE। AE बराबर इतना दे रखा है, रेशियो ऑफ द मेजर ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल BDC और AEC। एक त्रिभुज दे रखा है बच्चों, और देखो देखो आगे बताने से पहले ये एक रिकॉर्डेड वीडियो है। इस समय इसको लाइव नहीं लिया है क्योंकि मुझे पता है लाइव में हर बच्चा इसको पसंद नहीं करेगा। इस वीडियो को वही पसंद करेगा जो एडवांस मैथ की वैल्यू जानता है, जो अपना सिलेक्शन चाहता है। इसीलिए मैंने इसको लाइव नहीं लिया। आपको ऐसे ही टेढ़े मेढ़े जितने भी टॉपिक्स हैं वो मैं आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में ही दूंगा। मैं आऊं पढ़ाऊं जाऊं, आप आओ पढ़ो जाओ, कोई फालतू बातचीत नहीं। चलो, तो अब यहां पर बच्चों एक बात का इस्तेमाल होगा। देखो भाई, तो एक ट्राइंगल तो बना ही ले, आ जाओ, एक ट्राइंगल बन गया ABC, ये बन गया A B और ये C। क्या लिखा है BD AE के पैरेलल है, BD, अच्छा B और D 2 पॉइंट है AB और AC पर, BD। अच्छा ना 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 ना, इन ट्राइंगल ACE, ट्राइंगल हमारा ABC नहीं है, हमारा ट्राइंगल ही ACE है, धोखा। अच्छा AC और ये E, ये ट्राइंगल हो गया। B एंड D आर पॉइंट्स ऑन AC एंड CE, AC पर और CE पर B और D पॉइंट है, और ऐसे हैं कि BD जो है बच्चों वो आपके AE के पैरेलल है। इन्होंने बोला है AE बराबर 8/3 BD, मतलब कि AE अपॉन BD अगर करोगे, A/BD अगर करोगे तो 8/3 8/3 आएगा। मतलब AE आपका 8 हो गया और BD आपका 3 हो गया। What is the ratio of the area of triangle BDC and area of triangle AEC? बच्चों ज्योमेट्री इतना बड़ा पार्ट है, बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि हम इसकी सारी थ्योरम्स एक बार में पढ़ लें तो हमें याद हो जाएगी। यही काम ट्रिग्नोमेट्री के साथ सोचते हैं, सारे फार्मूले एक बार में पढ़ लें याद हो जाएंगे, नहीं होंगे। मेरा जो तरीका है वो सबसे इफेक्टिव तरीका है। आपको कोई भी थ्योरम अगर याद करनी है, आप उस थ्योरम से रिलेटेड एक क्वेश्चन सॉल्व कर लो, लॉजिक भी क्लियर होगा और वो थ्योरम जिंदगी भर याद हो जाएगी। जैसे सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल पर मैंने आपको 3 सवाल कराए हैं, तो अब आपके दिमाग में सिमिलरिटी बैठ गई होगी कि साइड्स के रेशियोज इक्वल होते हैं। यहां पर सिमिलर ट्राइंगल की एक प्रॉपर्टी लगेगी। अब वो प्रॉपर्टी देख लो क्या है।
ये देखो, जैसे बच्चों दो ट्राइंगल हैं, एक ट्राइंगल है ABC, ए बी और ये सी, और एक ट्राइंगल है PQR, PQR। अगर आपको यह पता है कि दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं, उस कंडीशन में एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR, ये प्रॉपर्टी ऑफ सिमिलर ट्राइंगल है। सिमिलर ट्राइंगल की विशेषता है, क्या है कि इन दोनों ट्राइंगल्स के जो रेशियोज हैं वो इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के रेशियो में होते हैं, इनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात में होते हैं। मतलब मान लो मैंने एंगल एंगल सिमिलरिटी लगा दी, ठीक, कोई भी सिमिलरिटी लग जाए, है ना, तो क्या होगा भाई, AB अपॉन PQ होल स्क्वायर बराबर BC अपॉन QR होल स्क्वायर इक्वल AC अपॉन PR होल स्क्वायर। क्या होगा, इन ट्राइंगल्स के एरिया क्षेत्रफल का अनुपात इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के रेशियो के बराबर होंगे। और यही नहीं, मीडियन एल्टीट्यूड्स एंगल बाइसेक्टर ऑफ ट्राइंगल ABC, यानी कि त्रिभुज ABC की माध्यिका, कोण समद्विभाजक और एल्टीट्यूड मतलब ऊंचाई के वर्ग अपॉन मीडियन एल्टीट्यूड एंगल बाइसेक्टर ऑफ ट्राइंगल PQR स्क्वायर, इनके स्क्वायर के बराबर होता है। ये प्रॉपर्टीज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल है। इस बात का यूज हम इस क्वेश्चन में करने जा रहे हैं। इस प्रॉपर्टी का यूज करेंगे तो ये ऑटोमेटिक फार्मूला हमें याद हो जाएगा, हमें अलग से बैठकर रट्टा नहीं मारना पड़ेगा। आओ भाई देखते हैं क्या है। बच्चों देखो, अगर ये BD इसके पैरेलल है तो एंगल A और B करस्पॉन्डिंग एंगल संगत कोण होंगे। तो उस हिसाब से CDB, कौन सा ट्राइंगल, CDB सिमिलर होगा ट्राइंगल CEA के, CEA के, मतलब ट्राइंगल तो सिमिलर बन गए। और अगर ट्राइंगल सिमिलर बन गए तो जो AE और BD का रेशियो है, AE और BD का रेशियो है, तो देखो भाई, एरिया ऑफ ट्राइंगल किस किस का बताना है भाई, BDC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल AEC क्या होगा। बच्चों BDC मतलब छोटा वाला, तो किसका, BD अपॉन AC होल स्क्वायर। भाई यही तो सीखा अभी हमने, इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियोज के बराबर होता है, वो स्क्वायर के रेशियो के बराबर। तो 3/8 3/8 यानी कि 9/64, अर्थात 9:64 ऑप्शन ए करेक्ट आंसर बन जाएगा। तो सिमिलर ट्राइंगल के साथ साथ सिमिलर ट्राइंगल की प्रॉपर्टीज भी पता चले गई। नेक्स्ट आगे चलते हैं। इन ट्राइंगल ABC F एंड E आर पॉइंट ऑन साइड AB एंड AC रिस्पेक्टिवली। त्रिभुज ABC में F और E भुजा B AB और AC पर स्थित बिंदु है, सच दैट FE पैरेलल टू BC, कि FE BC के पैरेलल है। FE डिवाइड द ट्राइंगल इन टू पार्ट्स ऑफ इक्वल एरिया। FE त्रिभुज को दो समान क्षेत्रफल में डिवाइड करता है। AD परपेंडिकुलर टू BC, AD BC के परपेंडिकुलर है। AD इंटरसेक्ट FE एट G, AD FE को G पर काटता है। तो GD और AG का रेशियो क्या होगा बताना है। डायग्राम बनाते हैं, डायग्राम बनाते ही आधी प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो जाएगी, बाकी हम कैलकुलेट कर लेंगे। अब ये डायग्राम क्या कहता है देखो।
इन ट्राइंगल एबीसी में एफ और ई पॉइंट ए बी और ए सी पर है। देखो भाई, इसको अगले वाली स्लाइड पर ही बनाना पड़ेगा। ये हमारा ट्राइंगल एबीसी है, ए बी और ये सी। हमारे पास क्या है, एफ और ई पॉइंट है। कहां पर है बच्चों, एफ और ई पॉइंट है ए बी और ए सी पर। तो ए बी और ए सी पर ये एफ पॉइंट है और ये ई पॉइंट है। और हमें सिचुएशन दे रखी है कि एफ ई पैरेलल है बी सी के। ओके, आगे लिखा है एफ ई डिवाइड्स ट्राइंगल इन टू पार्ट्स ऑफ इक्वल एरिया। एफ ई ट्राइंगल को दो समान क्षेत्रफल में डिवाइड कर देता है। इसका मतलब क्या है, ऊपर वाला एरिया और नीचे वाला एरिया, मतलब ऊपर तो ट्राइंगल बन रहा है ए एफ ई और नीचे एक क्वाड्रिलेटरल चतुर्भुज बन रहा है, ये दोनों का रेशियो एरिया बराबर होगा। अच्छा, एडी परपेंडिकुलर टू बीसी, एडी बीसी पर परपेंडिकुलर, यहां से परपेंडिकुलर गिरा तो दो बच्चों, एडी बीसी पर परपेंडिकुलर है। एडी इंटरसेक्ट एफ ई एट जी, एडी एफ ई को जी पर इंटरसेक्ट करता है, कर दिया भैया। जीडी रेशियो एजी बताना है, जीडी और एजी का रेशियो बताना है। जीडी रेशियो एजी हमें फाइंड करना है, क्या आएगा, आओ भाई देखते हैं क्या होगा। बहुत ध्यान से देखो तो जरा, क्या ए एफ ई और ए बी सी आपस में ट्राइंगल सिमिलर नहीं होंगे? देखो भाई, ए एफ ई, ए दोनों में कॉमन है, ए बी सी में ए कॉमन है। अगर ये एफ ई पैरेलल लाइन है, समांतर रेखा है, ये 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री होगा, तो करस्पॉन्डिंग एंगल होगा। एंगल सिमिलरिटी लग गई। अगर एंगल सिमिलरिटी लग गई तो इनकी करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियोज इक्वल होंगे। एक और बात हमें दे रखी है, ये जो एफ ई लाइन ने क्या किया है, ऊपर वाले ट्राइंगल को नीचे वाले ट्राइंगल को दो इक्वल एरिया में डिवाइड किया है। मतलब अगर मैं थोड़ा सा रफ कर दूं यहां पर, तो देखो ये वाला एरिया भी 1 होगा और ये वाला एरिया भी 1 होगा। मैं एरिया की बात कर रहा हूं, सर्कल मत मान लेना। अच्छा, हमें क्या बताना है बच्चों, जीडी और एजी, जीडी और एजी का रेशियो। एक बात बताओ बच्चों, अगर मैं आपसे कहूं एजी और एडी का रेशियो क्या होगा, एजी अपॉन एडी का रेशियो क्या होगा, ठीक, और ए से लेके जी तक, ए से लेके डी तक, इसका कर दूं स्क्वायर। तो देखो एजी क्या है, ट्राइंगल एएफई, एरिया ऑफ ट्राइंगल एएफई अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी। भाई देखो, एएफई और एबीसी का जो रेशियो एरिया है वो इनकी करस्पॉन्डिंग साइड संगत भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होगा। ये बात तो हम जानते हैं, अभी जस्ट पहले बात हुई है। एक बात मुझे बताओ बच्चों, 1 ये है, मतलब ये तो आपका 1 है, डिवाइड ऊपर से नीचे तक का एरिया कितना होगा, 1 ऊपर वाला 1 नीचे वाला, यानी कि 2। मतलब कि एजी अपॉन एडी अगर निकालोगे, एडी निकालेंगे तो 1/√2 ये तो होगा। हमें क्या बताना है, हमें जीडी और एजी बताना है, जीडी और एजी। तो एडी और एजी आ गया हमारे पास। अच्छा बच्चों एक चीज देखो, एडी √2 है, ये पूरा √2 है और ये 1 है, तो जीडी कितना होगा, जीडी होगा एडी माइनस एजी, ए से लेके डी तक √2 और एजी 1। इसका मतलब ये हुआ जीडी अपॉन एजी, जीडी अपॉन एजी जो हम निकालेंगे ये आएगा √2 - 1/1। मतलब कि √2 - 1 रेशियो 1, तो जीडी रेशियो एजी जो आएगा √2 - 1 रेशियो 1 आ जाएगा।
उम्मीद करता हूं बात समझ में आई होगी। एक से एक बेहतरीन क्वेश्चन सिमिलरिटी का मैं आपको करा रहा हूं। सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं सीजीएल और सीएचएसएल के। ना मानो तो क्वेश्चन सर्च करके देख लेना, आते जरूर हैं। चले भी आगे नेक्स्ट। अब देखो भाई, ट्रायंगल एबीसी पीक्यूआर आर सिमिलर। इन्होंने पहले ही बोल दिया कि एक त्रिभुज एबीसी ए, हाँ ठीक है, एबीसी और ट्रायंगल पीक्यूआर, त्रिभुज पीक्यूआर आपस में सिमिलर हैं। ओके, पहले ही बोल दे देखो सिमिलर हैं। एरिया इन दोनों का 289 576 है, इसका 289 है, इसका 576 576 है। पी आर बच्चों, पी आर आपका 12 है, पी से लेके आर तक 12 है, तो आपको एसी बताना है। दोनों ट्रायंगल पहले से सिमिलर हैं। अगर सिमिलर हैं तो इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स का जो स्क्वायर है, संगत भुजाओं का जो वर्ग है, इनके एरिया के इक्वल होगा रेशियो में, वही तो होगा। इसका मतलब पी आर यानी 12 का स्क्वायर अपॉन एसी का स्क्वायर बराबर होगा किसके, पी आर मतलब 576 576 और डिवाइड में क्या आएगा बच्चों 289 289। अंडर रूट ले लो तो ये 12 अपॉन एसी 12 बटे एसी बराबर ये 24 का स्क्वायर होता है, ये 17 का स्क्वायर होता है। 12 से 2 बार काट देंगे तो एसी बराबर क्या आ जाएगा 8 जा 5 जा 8.5, 8.5 ऑप्शन बी करेक्ट आंसर बन जाएगा। जितना हम सॉल्व कर प्रैक्टिस करते जाएंगे चीजें उतनी आसान होती चली जाएंगी। आगे चलें नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 8 बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही बढ़िया सवाल है। अगर आपको मैथ्स में कहीं पर भी कोई दिक्कत होती है बच्चों, इस क्वेश्चन को कराने से पहले YouTube पर सर्च कर लो मैथ्स बाय तरुण सर। करोगे सर्च? मैं करके बता देता हूं। YouTube पर आप जाएंगे, YouTube पर आपको सिंपली सर्च कर लो MATHS मैथ्स बाय तरुण सर। बच्चों सर्च करोगे ना तो आपको मेरी मैथ की कंप्लीट फ्री प्लेलिस्ट मिलेगी। उस फ्री प्लेलिस्ट में ओपन हो जा भाई, ये देखो ये मैथ्स फ्री बैच है। मैथ्स फ्री प्लेलिस्ट में कंप्लीट फ्री मैथ्स बच्चों आपको मिलेगी। आपको मैथ्स का 1 to ऑल सारे टॉपिक्स पढ़ने को मिलेंगे। किस एग्जाम के लिए? एसएससी का कोई भी एग्जाम देना मैथ इसी में से आएगी, रेलवे का कोई एग्जाम देना मैथ इसी में से आएगी, स्टेट लेवल भी दे देना। आपको दिक्कत है ज्योमेट्री में तो बच्चों 22 लेक्चर में ज्योमेट्री पढ़ा के रखिए यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री, एक भी पैसा नहीं कट रहा इस बात का। तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, यूट्यूब पर मैथ्स बाय तरुण सर्च कर लेना। आप मुझसे अगर लाइव जुड़ना चाहते हो तो लाइव बच्चों में पढ़ाता हूं अड्डा 24/7 एसएससी सीजीएल यूट्यूब चैनल पर। अड्डा 24/7 एसएससी सीजीएल यूट्यूब चैनल है, सब्सक्राइब कर लेना। आकर रोज रात को 9 बजे मेरी क्लास होती है। किस टाइम होती है क्लास? क्लास होती है 9 बजे। अभी एक क्वेश्चन बचा है वो कराऊंगा। क्लास होती है रात के 9 बजे। यहां पर भी आप मुझसे लाइव पढ़ सकते हो। तो प्लेलिस्ट से बेसिक तैयार करो, लाइव प्रैक्टिस करनी है रात 9 बजे प्रैक्टिस करो, सब फ्री है। पढ़ने वाले बच्चों को इनविटेशन है। आ जाओ अपने क्वेश्चन पर आ जाते हैं बच्चों। बहुत ही अच्छा सवाल है ये। इन ट्राइंगल पी क्यू आर आर एस इंटरसेक्ट पी क्यू, त्रिभुज पी क्यू आर में PQR में RS PQ को S पर प्रतिच्छेदित करती है। डायग्राम बना लें, बिना डायग्राम बनाए हमें चीजें क्लियर नहीं होंगी। डायग्राम बना लेते हैं। PQR इन्होंने क्या बोला? RS, ये रहा S, RS PQ को S पर मिलता है। साइड ऑफ ट्राइंगल QR 36, बच्चों QR इन्होंने 36 बोल दिया है। अच्छा, SQ 27 RS 18, SQ 27 है, RS 18 18 है। और कुछ दे रखा है? QRS बराबर QPR है। एंगल QRS, ये एंगल QPR इसके बराबर है। ओके, पूछा क्या है?
पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल PRS QSR, ट्राइंगल PRS और QSR के परिमाप का अनुपात क्या होगा, यह हमें बताना है। अब देखो पेरीमीटर कब बता पाएंगे, जब ट्राइंगल की सारी साइड्स हमारे पास होंगी। अगर हम बहुत ध्यान दें तो हमारे पास बच्चों ये वाली साइड नहीं है, PS नहीं है, तो हमारा टारगेट किन दो बातों पर है, PR निकालना है और PS निकालना है। कैसे निकलेगा इसको देखते हैं, आ जाओ। अगर बच्चों मैं ट्राइंगल QRS QR और ये S, ठीक, QR बच्चों 36 है, RS 18 18 है और SQ 27 27 है, और ट्राइंगल PQR को अलग अलग बना दूं तो कोई दिक्कत तो नहीं है। कौन सा P Q और ये R, देखो भाई QR यहां पर भी है तो ये वाला QR भी 36 ही रहेगा। अच्छा, बनाने के फायदे क्या है बच्चों, QRS QPR के बराबर है, बराबर हो गया, ओके। अब एंगल Q दोनों में कॉमन है तो फिर एंगल R जो बचा वो एंगल S के इक्वल होगा और दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए। तो सिमिलरिटी की जुगाड़ तो बच्चों हमने बना ली। अगर सिमिलर हो गए तो इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो संगत भुजाओं के अनुपात बराबर होंगे। हमें करस्पॉन्डिंग साइड में क्या फाइंड करना है बच्चों, मुझे PR निकालना है, मुझे PQ निकालना है। अगर मुझे PQ मिल जाएगा तो SQ हटा के PS मिल जाएगा, काम बन जाएगा। आओ बच्चों देखते हैं, तो चलो एक एक करके फाइंड करते हैं। सबसे पहले बच्चों क्या करें, PR फाइंड करें। चलो PR फाइंड करते हैं। तो अगर PR फाइंड करेंगे तो क्या होगा, PR बच्चों इस येलो वाले के सामने है तो इसके सामने 18 आएगा, अपॉन में 18 आ गया 18, इक्वल P के सामने ये वैल्यू दे रखी है 36। P का इक्वल एंगल बच्चों इधर ऊपर वाले में कौन है, R यानी कि 27 27। 9 3 9 4 3 से काट देंगे बच्चों 6 बार, तो PR आ जाएगा आपके पास 24 24। लगाकर सिमिलरिटी हमने PR कैलकुलेट कर लिया बच्चों, कितना आ गया 24 सेंटीमीटर। अब बच्चों हमारा अगला टारगेट है कि हम PQ कैलकुलेट करें। तो चलो भैया PQ क्या है भाई, PQ एंगल R के अपोजिट में है, R का एंगल पिंक वाला यानी कि 36 है, इक्वल में ले आओ। फिर से इसी को ले लेते हैं बच्चों, ये क्या हो जाएगा भाई, P के सामने आपका 36 36 हो जाएगा और P का इक्वल एंगल आपका R यानी कि 27 27 हो जाएगा। 9 3 9 4 3 से काट देंगे 12 12 बार, तो बच्चों PQ आ जाएगा आपका 48 48। तो PQ बच्चों हमने ये भी कैलकुलेट कर लिया, 48 48 आ रहा है और 48 आएगा, हाँ ठीक है। अब क्या करें बच्चों, हमें रेशो किसका बताना है, हमें PRS और QSR बताना है। PRS बच्चों PRS इसमें क्या क्या पता चला बच्चों, हमें एक तो PR पता चला, PR कितना 24 24 है, हाँ, और क्या PS मालूम पड़ा, हमने तो PQ कैलकुलेट कर लिया 48 48 माइनस 27, ये तो है, यानी कि 21 21। आ जाओ बच्चों रेशियो निकालें, रेशियो क्या आएगा, PRS का पेरीमीटर PRS 24 18 21, 24 24 प्लस 18 18 प्लस 21 21 अपॉन PRS QSR अरे QSR 36 17 8 27 18, 36 प्लस 27 प्लस 18 बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, 20 10 30 32 50 50 हो गया, 58 4 12 1 13 63 63 डिवाइड बाय 63, ओके।
63 से कौन कौन कटेगा, इन दोनों में से एक आंसर होगा हमारा, 9 से कट रहा, 7 से कट रहा। इधर देखो 30, 20, 50, 10, 60, 8, 68, 7, 75, 6, 81, 81, 9, 7 जा 63, 9, 9 जा 81, 7/9, 7/9, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर बन जाएगा। ये था क्वेश्चन सिमिलरिटी के लॉजिक पर। वीडियो अगर अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मैंने आपको बता दिया, पहला YouTube पर सर्च करो मैथ्स बाय तरुण सर, आपको मेरी प्लेलिस्ट मिलेगी। अगर आप मेरे साथ लाइव जुड़ना चाहते हो तो अड्डा 24/7 SSC CGL YouTube चैनल है, वहां पर आप मुझसे लाइव रोज रात 9 बजे जुड़ सकते हो। बच्चों जहां पर पता है 1 घंटे में टॉपिक खत्म कर देते हैं, 1 घंटा 10 मिनट में मैंने आपको बड़ी सी ज्योमेट्री का केवल छोटा सा पार्ट कराया है। 22 लेक्चर YouTube पर ज्योमेट्री के पढ़ा रखे हैं आप लोगों के लिए, पढ़ेंगे तो आपको जरूर मिलेगा। तो पढ़ने वाले बच्चे जितने भी हैं, जिन्हें सिलेक्शन चाहिए, आप मुझे बताना ये ज्योमेट्री का छोटा पार्ट आपको कैसा लगा। इसके आगे मैं आपको थेल्स थ्योरम और मिड पॉइंट थ्योरम यानी कि मध्य बिंदु प्रमेय और थेल्स प्रमेय के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराऊंगा फुल बेसिक के साथ में। अगर आप वो पढ़ना चाहते हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि सर थेल्स थ्योरम और मिड पॉइंट थ्योरम का वीडियो जल्दी आप हमें दें। मैं कोशिश करूंगा अपने, देखो इंपॉर्टेंट टाइम को निकालकर संडे मैं ये वीडियो बनाने की कोशिश करता हूँ। संडे बहुत सारे काम होते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपके लिए वीडियो बनाकर दे रहा हूँ ताकि बच्चे आपका सिलेक्शन हो जाए। और सिलेक्शन जब हो जाए तो बस बच्चा दिल से दुआ दे कि तरुण सर ने थोड़ी सी हेल्प कर दी। 99% तो मेहनत आपकी है, 1% हेल्प तरुण सर ने की थी। हमने जो बोला सर ने वही पढ़ाया जो एग्जाम में आता है। तो बस आप मुझे टॉपिक का नाम बताते जाना, मैं अगला टॉपिक थेल्स और मिड पॉइंट थ्योरम कराऊंगा। पूरी ज्योमेट्री पढ़नी, पूरी ज्योमेट्री पढ़ा दूंगा, लेकिन चैनल सब्सक्राइब कर लेना। मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर, टेलीग्राम चैनल पर आप मुझसे जुड़ सकते हो। कैसे जुड़ोगे बच्चों, मैंने आपको एक चैनल बताया अड्डा 24/7 SSC CGL। इसके लाइव सेक्शन में चले जाना, जहां पर आपको मेरी क्लास दिखे, कोई भी क्लास, उस क्लास के डिस्क्रिप्शन को ओपन कर लेना। डिस्क्रिप्शन को खोलोगे तो देखो बच्चों, आपको ये 2 लिंक मिल जाएंगे। ये प्लेलिस्ट का लिंक है मैथ्स बाय तरुण सर वाली, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है जहां पर मैं PDF शेयर करूंगा, ये PDF भी दूंगा। ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है जहां पर आप क्वेश्चंस का डिस्कशन कर सकते हो। वहां पर एक से एक धुरंधर बच्चा है, सारे नहीं लेकिन कुछ बहुत सारे हैं जो आपको तगड़ा कंपटीशन देंगे। आपको किसी क्वेश्चन में डाउट है, उसका फोटो खींच के भेजो, वो लोग आपसे डिस्कशन करेंगे। टॉपिक कैसा लगा जरूर बताना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलेंगे अगले वीडियो के साथ में थेल्स थ्योरम और मिड पॉइंट थ्योरम के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, गुड लक फॉर योर एग्जाम।